वार्तालाप सेशन रखा था हमारे प्रेस के सहयोगियों के साथ, हमारे लॉ स्टूडेंट्स भी थे। सो बेसिकली जो हमारे जो 3 लॉज हैं, जो मेन हमारी 3 बुक्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी जो हमारे न्यू चेंजेस आए हैं, जो कि हमारे बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, तो उसके बारे में हमारा एक अवेयरनेस ये वर्कशॉप थी, जिसमें ये बताया गया कि क्या क्या चेंज हुआ है। लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ऐसी क्या बड़ी चीज़ हो गई है कि जो शायद बहुत लोगों को मासेस में समझ में नहीं आ रही है। ये एक बहुत ही अच्छा हमारा एक नया चेंज आया है, जिसमें एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखी है। एक तो जस्टिस फॉर ऑल, एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी की ध्यान में रखा गया है। एक सुविधा और लेके आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट, ई सम्मन्स के द्वारा बैठे बैठे आप कहीं से भी एक अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर जाके आप अपने हस्ताक्षर उसमें देके अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर एक कोई पुलिस स्टेशन आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है एफआईआर की, तो आपके पास एक प्रोविज़न है कि आप एक कंसर्न्ड एसपी को जाके ताल्लुक़ करें, और उसके बाद अगर एसपी भी 14 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी करने के बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। आपके ऊपर कभी कभार ये ऐसे भी हो सकता है कि गलत आरोप लगने की गुंजाइश होती है, तो उसमें जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है वो एक बार एक्यूज़्ड को बुलाएंगे, एक बार वो पता करेंगे, पुलिस से एक रिपोर्ट लेंगे, उसके बेसिस पे आप जुडिशल मैजिस्ट्रेट के थ्रू अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी आई हैं, जैसे कि फॉरेंसिक टीम्स, जो भी 7 साल से ऊपर की सज़ा होगी उसमें एफएसएल की एक टीम जाएगी एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें आपका जो साइंटिफिक एविडेंसेस जो कोर्ट में हम दाखिल करते हैं, उसकी जो सैंक्टिटी है वो बरकरार रहती है, और इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेस को हमने मिनिमाइज़ कर दिया है, जिसकी वजह से कि कोई भी जो केस होता है वो कम से कम एविडेंस के बेसिस पे उसमें एक्विटल ना मिले किसी को भी। एक स्पीडी जस्टिस सिस्टम की इसमें बात की गई है, जिसमें टाइम, विद इन टाइम, हर लेवल पे ये टाइम बाउंड किया गया है मैटर। आपको अगर जजमेंट भी अगर दे दी है, कंक्लूसिव जजमेंट हो गई, तो विद इन 45 डेज़ उसकी फाइनल जजमेंट की कॉपी विक्टिम को मिल जानी चाहिए। नहीं तो हमने देखा है तारीख पे तारीख लगती रहती है। तो जैसे डिसमिसल की, डिस्चार्ज की, विड्रॉल की जो भी पिटिशंस होती हैं, उसको भी टाइम बाउंड किया गया है। सो इसके बाद हमारा जो पूरा जस्टिस सिस्टम है, जो कि एक पुलिस की एफआईआर से शुरू होकर फाइनल जजमेंट तक जाता है, जिसमें बहुत पहले साल लग जाते थे, अब वो कोशिश है कि वो पूरी की पूरी 3 साल के अंदर ख़त्म हो जाए। हम लोग को पता है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो लोग हर समय बैठता है काम के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन आ सकता है जिसमें अगर पब्लिक अगर कुछ इंडिविजुअली एफआईआर वगैरह दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग रिजेक्ट करते हैं, तो ऐसा कौन कौन सिचुएशन हो सकता है जिसमें ये देखा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट तक जाने तक मजबूर हो जाता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप एक लेके आए हैं कंप्लेंट, और उसके साथ ही आप एविडेंसेस दे रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी की जो गुंजाइश यहाँ पे आई है, कभी कभार ये भी होता है कि आप विक्टिम नहीं होते, आप एलिज्ड पार्टी बन जाते हैं, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो वो वाली सफरिंग फॉर एन एलिज्ड की गलत फ्रिवलेस कंप्लेंट्स ना हो, और फ्रिवलेस कंप्लेंट्स होती हैं, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो 100 में से शायद एक आती हो, ऐसा नहीं है। काफ़ी फ्रिवलेस कंप्लेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से विक्टिमाइजेशन ऑफ द एलिज्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से इंक्वायरी का एक कॉन्सेप्ट डाला है, जिसमें वो इंक्वायरी करेंगे, और फिर उसके बाद अगर कुछ निकल के आता है, देन ऑब्वियसली पुलिस ऑलरेडी बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर, एंड पुलिस ऑल्सो नोज कि इसके बाद वो कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे। तो हम भी ऐसे नहीं करते कि वी वेट फॉर द कोर्ट ऑर्डर टू रजिस्टर द एफआईआर, वी ऑल्सो डू दैट। इट इज़ आवर ब्रेड एंड बटर, वी वर्क फॉर इट। मैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि ये नया जो रूल आया है इसको फॉलो अप करने के लिए, इसका जो क्राइटेरिया है, इसका जो रिक्वायरमेंट, जो भी आपका जो ऑनलाइन का जो प्रोसेस है, उसको अवेयरनेस के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू से क्या क्या स्टेप वगैरह आगे ले रहे हैं वो लोग? देखिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट को अवेयरनेस के लिए दिया गया है। 1 तारीख को हर एक पुलिस स्टेशन ने अवेयरनेस की छोटी छोटी वर्कशॉप्स रखी है, पोस्टर, बैनर्स, पैम्फलेट्स हमने सर्कुलेट किए हैं। एंड ये जो 3 तारीख को रखा गया है, ये मैंने ही डेट दी थी। सो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द अवेयरनेस कैंपेन, एंड व्हाट बेटर देन मीडिया कैन डू
So media, I think, is the fourth pillar, and I think it should be the strongest pillar. Ma'am, So we chose the strongest one. मैम ये जो न्यू क्रिमिनल लॉ में एक टर्म ऐड किया गया है कम्युनिटी सर्विस बोल के, इसमें किस तरीके से पुलिस का वो रहेगा, मतलब लाइक असिस्टेंट रहेगा जो विक्टिम है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे प्रेशराइज होते हैं, स्पेशली इन टर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप पोस्को का बात कर लो, यहाँ पे कुछ सेक्सुअली असॉल्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। जब विक्टिम वो खुद पुलिस में जाके जस्टिस मांगना चाहता है, बट फैमिली प्रेशर करके उनको वो चीज़ को दबा देते, तो वैसे केस में पुलिस किस तरीके से काम अच्छा, करेगी, assist आपके करेगी? दो क्वेश्चंस है। नंबर वन इज कम्युनिटी सर्विस। सो कम्युनिटी सर्विस इज बेसिकली फॉर द नॉन हीनियस क्राइम्स, कि जैसे 5,000 तक की चोरी हो गई तो उसको आपने कम्युनिटी सर्विस दे दी। जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हो गए आप उनको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दे रहे हैं। ये एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच होती है कि एक लड़का जिसके पास सुविधाएं नहीं हैं वो ही थोड़े इन्हीं चीज़ों में जाता है, एक अच्छे खानदान वाला नहीं जाएगा। तो हम उसको एक चांस देते हैं कि ठीक है वो शायद से ठीक हो जाए, नहीं तो हम जिंदगी भर के लिए क्रिमिनल बना देंगे। सो दिस इज़ द रिफॉर्मेटिव अप्रोच। सेकेंडली, आपने जो दूसरा बोला कि पॉक्सो केसेस हैं तो विक्टिम होता है, तो उसके आप देखेंगे कि डेथ पेनल्टी तक गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वाले केसेस में ये यूज़ होएगा। बाकी पॉक्सो एंड रेप केसेस को हम बहुत स्ट्रिंजेंटली लेते हैं। उसकी जो आप देखेंगे कि प्रोविजंस भी हैं। पॉक्सो इज़ अ स्पेशल एक्ट, तो उसके जो प्रोविजंस भी हैं, उसके जो प्रोसीजर्स हैं, दैट हैज़ नॉट चेंज्ड। द स्पेशल एक्ट हैज़ नॉट चेंज एट ऑल। सो जो उससे हम पहले आ रहे थे वो वैसे का वैसा ही रहेगा। Basically, we can see this. There are some relaxations for the victim and accused also. आप digitally काम कर सकता है ये चीज़ को लेकर। देखिए, But as you mentioned in your speech कि आपने कहा कि आप थ्रू व्हाट्सएप या जीमेल आप सेंड कर देंगे, समन किसी को करेंगे तो देखना नहीं देखना, इट्स अप टू देम। तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, जो रूरल एरिया पे रहता है, जो एडल्ट है, जो यूज़ नहीं करते सोशल मीडिया, उनको आप किस तरीके से मतलब प्रोविजन दिया गया है इसमें? ओके, देखिए जो ई समन्स का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जो एक डिले होता है कि वहाँ पे भेजा, वहाँ पे नहीं मिला, पर्सन इज़ ऑन अ मूव, माइग्रेशन तो ऑब्वियसली है ही है। तो हम क्या करते हैं, हमें घर का पता होता है, हम वहाँ पे एक सम्मन भेजते थे पहले। अब वो हो गया, वो उसके फ़ोन पे आ जाएगा। एंड मैंने वही वाला आपको बोला है कि आजकल जो भी किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में है उसके पास इंटरनेट है, उसके पास फ़ोन है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके पास बेसिक चीज़ें नहीं है। तो दूसरा वाला जो पर्चा है वो तो जाता ही जाता है। आपका एक ई सम्मन का एक एक्स्ट्रा प्रोविज़न आ गया है जिसकी वजह से हम स्पीडी ट्रायल में हम जा सकते हैं कि हमने सम्मन दे दिया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्यूज्ड की कि वो आए। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स हैं, जैसे विक्टिम की भी है, अब वो कहीं और पे है और उसकी कभी एक और स्टेटमेंट चाहिए या विटनेस की स्टेटमेंट चाहिए, तो हमेशा होता था कि वो उसको एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ता था। एक विटनेस इज़ अ हेल्प टू द विक्टिम। अब वो हेल्प के लिए क्यों आएगा, कितने लोग ऐसा करते हैं, तो उनको भी एक मोटिवेशन के लिए कि भाई उनको अपनी जगह से नहीं जाना पड़ेगा ज़्यादा दूर, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो कि वो सेंटर बनाएंगे, वहाँ पे जाके वो अपना वीसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो जो विक्टिम्स भी जो बैकआउट कर जाते थे कि नहीं हमें तो नहीं पढ़ना इसमें, हमें क्यों कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, तो वो वाली चीज़ जो होती थी, हमने वो चीज़ को करेक्ट करने के लिए ये वाली प्रोविज़न आया है। मैम, और एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे मेरे कलीग ने भी आगे आपको पूछा कि जहाँ पे आप अगर पुलिस स्टेशन एफआईआर डिनाई कर रहे थे, यू कैन रीच टू द एसपी Correct. जी। उसके बाद अगर वो नहीं मानता है तो देन गो टू मैजिस्ट्रेट। तो फिर भी अगर वहाँ पे अगर ऐसा ये न्यू लॉ में ऐसा कुछ प्रोविजन है क्या, अगर मैजिस्ट्रेट भी एफआईआर या कुछ इनिशिएट करने के लिए डिनाई कर दे, स्पेशली हाई प्रोफाइल केस में, देन इट्स देयर एनी प्रोविजन को जो कॉमन पीपल है वो इनिशिएट कर सकते हैं अपना केस को लेके? देखिए, आपको कहीं ना कहीं तो अपना ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपने पहला लेवल चलो नहीं किया, दूसरा लेवल जो कि मोस्टली एक गजटेड ऑफिसर है, मोस्टली क्या है, इट्स अ गजटेड ऑफिसर और एन आईपीएस, तो वो भी नहीं कर रहा है 14 दिन के इंक्वायरी के बाद भी। फिर मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है, मजिस्ट्रेट के पास ही जाके लोग पहले 156/क्लॉज 3 में कराते थे, तो पहले भी ऐसे एफआईआर्स होती थी, ऐसा कोई नया प्रोविज़न नहीं है। तो अब आप मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं, आपने पूरे फैक्ट्स रख रहे हैं, आप अपना वकील भी लेके जा रहे हैं, फिर एक्यूज़ को भी वो एक बार बुला रहे हैं। और देखिए, इतना ऐसे शेड्स ऑफ ग्रे नहीं होते हैं, आप एक ब्लैक एंड वाइट भी चीज़ होती है, और जजेस को भी वो पूरी जजमेंट दे रहे हैं, आप पूरा आपका जस्टिस सिस्टम उस पर बेस कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट होता है, और जज को भी पता होता है कि आपके बेसिस ऑफ द फैक्ट्स कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके साथ क्राइम हुआ, आप उसको एलेज कर रहे हैं, तो आप वो बोलेंगे टाइम एंड प्लेस, तो ही हैज़ टू एटलीस्ट प्रूव कि उस टाइम और प्लेस पे वो वहाँ पे नहीं था। एंड देयर आर रिकॉर्ड्स, आपके CDR
होता है, आपका प्लेस का लोकेशन आती है, तो इट्स नॉट दैट ईजी। आप दिमाग में क्राइम सोचिए, आप किसी को अलेज करते हैं तो आपके पास कुछ तो सबूत होते हैं, विटनेस तो होता है कम से कम, आपके पास डिजिटल वाले भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी होते हैं, साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट ईजी। Then, but if you like accused home minister